सबसे पहले तो मैं जो आज कल रात को हिमाचल में बादल फटने से कुल्लू वैली में भी बहुत नुकसान हुआ है और अभी धर्मशाला में भी 15 मज़दूर जो वहाँ काम कर रहे थे, बारिश की अधिकता के कारण यहाँ पर खड्ड में पानी ज़्यादा आने के कारण वो बह गए हैं, जिनमें अभी 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो पाई है। एनडीआरएफ की टीम, जो लोग अभी लापता है, उनको ढूंढने में लगे हैं। राज्य का प्रशासन भी उसमें अपना काम कर रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है, मैं प्रभु से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी करता हूं, और जो लोग अभी लापता हैं वो जल्द से मिलेंगे। एनडीआरएफ और राज्य प्रशासन की टीम लगी हुई है, और जो कुछ घायल हैं उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हम देश में उस काले अध्याय की बात कर रहे हैं जो कि आज से 50 वर्ष पूर्व देश के संविधान को तार-तार करके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अचानक आपातकाल की घोषणा की थी। यह आपातकाल सही मायने में आघात काल था। 1971 में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद जब वो सत्ता में आई, उसके बाद से लगातार देश में उस समय आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। गुजरात में, बिहार में छात्रों के आंदोलन चल रहे थे। गुजरात के अंदर छात्रों ने छात्रावास की फीस बढ़ने को लेकर के आंदोलन किया हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने रेल रोको आंदोलन में एक बड़ी हड़ताल हुई थी। इन सब कारणों से परेशान होकर, क्योंकि उनकी मानसिकता ये थी कि विरोध में कोई स्वर उठे नहीं, उठे तो उसको कुचल दिया जाए। ये मानसिकता दंभ के कारण, अहंकार के कारण बन चुकी हुई थी। लगातार छात्रों के आंदोलन पर दमनकारी सरकार का आघात हो रहे थे। इन सब बातों से परेशान होकर के, और जब 1971 के उनके चुनाव को राजनारायण जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया और उसका निर्णय आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय आता है, तो उस निर्णय के कारण प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी जी को 6 वर्ष के लिए किसी भी संवैधानिक चुने हुए पद से बाहर जाने का आदेश हुआ था। इस बात से वो बहुत घबराई हुई थी। उनको लगता था कि मैं ही देश हूँ, मैं ही राष्ट्र हूँ, मेरा ही परिवार सब कुछ है। इस कारण से इन बातों से घबरा के उन्होंने रातों रात 25 जून से पहले की रात में सुबह 4 बजे कैबिनेट की, सिर्फ 4 बजे की बैठक, आप सोचिए क्या हो सकती है। उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाना और सुबह 8 बजे रेडियो के माध्यम से देश को ये सूचित करना कि देश में आपातकाल लग गया है, जबकि ना कोई बाहरी आक्रमण था, ना आंतरिक सुरक्षा में कोई दिक्कत थी, और अकारण आपातकाल की घोषणा की केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, केवल स्वयं को प्रधानमंत्री के रूप में रखने के लिए, अपने परिवार को सत्ता पर काबिज रखने के लिए उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की। जब प्रधानमंत्री जी ने अभी 2024 में 11 जुलाई को इस 25 दिसंबर के इमरजेंसी वाले दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित की, तो उस समय भी मीडिया के साथियों ने भी पूछा, और अभी भी कभी कभी बात करते हैं कि आज 50 साल बाद इसका रेलेवेंस क्या है।
आज इसके बारे में बात करने की जरूरत क्यों है? मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट जाए, आज 50 साल हुए हैं, उसकी स्मृति विस्मृत हो रही है। और जो आज की युवा पीढ़ी है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे संविधान की नींव है। जब संविधान की रचनाकारों ने, संविधान सभा ने संविधान पर डेलिब्रेशंस किए, 2 साल 11 महीने 18 दिन की समय लिया, 11 सत्र हुए, 167 मीटिंग्स हुई, 1100 घंटे 32 मिनट संविधान सभा के उस समय के सदस्यों ने इसके ऊपर डेलिब्रेशन किया। विश्व के अन्य संविधानों के बारे में भी स्टडी की गई और 60 सदस्यीय जो एक समिति थी जिन्होंने इसको लिखना था, ड्राफ्टिंग कमेटी, और हजारों लाखों लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हमारा संविधान बना है। और हमारे संविधान का मूल लोकतंत्र है। वो इसलिए भी है कि हजारों वर्ष पूर्व से भी हमारे देश में लोकतंत्र ही रहा और लोकतंत्र, भारत विश्व के लोकतंत्र की जननी भी है। और स्वतंत्रता, एक दूसरे से सलाह करना, जो सत्ता में है उनको अपने विपक्ष के लोगों की बात सुनना, समझना, अपने क्रिटिसिज्म को भी सुनना, हेल्दी अपोजिशन का होना, ये सब हमारे संविधान के मुख्य फीचर हैं। और हमारे देश की जो मानसिकता है, हमारे देश की मानसिकता मूलतः स्वतंत्रता की है, वैचारिक स्वतंत्रता की है और लोकतंत्र की है। उस समय संविधान सभा ने देश की मानसिकता को हमारे संविधान में लोकतंत्र के रूप में अंकित किया, मौलिक अधिकार दिए नागरिकों को। इन सब का दमन उस समय 25 जून को 1975 में इंदिरा गांधी जी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इमरजेंसी की घोषणा की। और वो इमरजेंसी कैसी थी इसके बारे में भी बताना चाहता हूं। और वो जो काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा गया, प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म कर दी गई। रातों रात दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास जो पूरा प्रेस की रोड है, उनकी बिजलियां काट दी गई और अगले दिन सुबह का अखबार नहीं आया। केवल रेडियो पर यह प्रसारित हुआ इंदिरा गांधी जी द्वारा कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। न केवल प्रेस बल्कि न्यायपालिका की निष्पक्षता को भी खत्म करने का काम किया, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना और संविधान की जो आत्मा लोकतंत्र है उसका गला घोटा। उस समय जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और बहुत जगह पर अनाज की कमी भी थी, उस समय आपातकाल की घोषणा करना और अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करके प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी से उस कैबिनेट के ऑर्डिनेंस पर साइन करवाए। बहुत से लोग तो उसको कहते हैं कि राष्ट्रपति जी की भी इच्छा नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती इस पर साइन किए। उस समय जो देश जिन परिस्थितियों से गुजरा, वो 19 महीने का काल बहुत भयावह काल था। सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। रातों रात घर से जाकर के 25 जून की रात से लेकर के अगले 7-8 दिन तक तो भरपूर घर में जाकर के गिरफ्तारियां हुई। पुलिस को हर तरह के अत्याचार करने के आदेश दे दिए गए थे। सिर्फ एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति के कारण उस समय न्यायपालिका से चुनौती मिल चुकी थी, आपातकाल की घोषणा की गई।
आंतरिक शांति का बहाना बनाया गया, जबकि देश में कोई आंतरिक शांति का खतरा नहीं था, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जिद थी। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को और चौथा सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया और प्रेस की आज़ादी को खत्म कर दिया गया था। सेंसरशिप लगा दी गई थी। विभिन्न प्रेस के बड़ी बड़ी जहां पर अखबार छपता था उनकी बिजली काट दी गई थी। पत्रकारों तक को जेल में डाला गया। हमारे दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार हेमंत बिश्नोई जी को तो जेल में डालने के बाद उनके साथ अत्याचार भी हुए, क्योंकि वो जेल के अंदर से भी बहुत कुछ बताना चाहते थे देश को, जिसको उनको मौका नहीं दिया गया। उस समय के जो बिहार का आंदोलन के प्रणेता थे जयप्रकाश नारायण जी, जब उनको गिरफ्तार कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो कि 19 महीने की इमरजेंसी के पीरियड के बाद सच सिद्ध हुई। जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक पत्र इंदिरा गांधी जी को लिखा था। उस पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि आप अपनी एक गलती को छुपाने के लिए लगातार गलतियां कर रहे हो, ये देश के लिए भी घातक है और आपकी पार्टी और आपके लिए भी घातक सिद्ध होगा, जो कि बाद में सिद्ध भी हुआ। सही मायने में कुर्सी और परिवार, कुर्सी और गांधी परिवार का जो रिश्ता आज तक देखने को मिलता है, ये एक मानसिकता है, तानाशाही की मानसिकता है, जिसको आज के युवाओं को, आज जो 50 वर्ष 60 वर्ष के लोग हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष इमरजेंसी को, आपातकाल को नहीं देखा, उनको ये बताने का फर्ज हम अदा कर रहे हैं। इसकी रेलेवेंस भी यही है कि आज की युवा पीढ़ी जो 35 वर्ष 25 वर्ष के युवा हैं, उनको ये विस्मृत हो चुका है, और जो कौम अपने इतिहास को ध्यान नहीं करती है उस कौम का भविष्य भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज की इस काले दिवस को, संविधान हत्या दिवस को, देश को, युवाओं को बताने की रेलेवेंस है। उस दौरान जो अत्याचार उस समय की सरकार ने किए, विशेष तौर से इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र संजय गांधी जी की बात करूं, जो कि कभी भी एक भी चुनाव ना लड़े थे ना जीते थे, पार्षद, विधायक, सांसद कुछ नहीं रहे थे, उनको प्रशासन का, शासन का कोई अनुभव नहीं था। सिर्फ ये दंभ कि मेरी मां प्रधानमंत्री है और देश में जो कुछ भी है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा उस समय के चाटुकारों ने दिया था। उसके कारण से संजय गांधी जी की जो मानसिकता थी वो बर्बरता की बन गई थी। तानाशाही से वो बर्बरता की तरफ बढ़ गए थे। मैं दिल्ली का एक उदाहरण दूं अगर, तो दिल्ली में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव थे। उनके कैंडिडेट डीडी चावला हार गए। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन लेखी जी जेल से बैठ के जीत गए। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी उनके द्वारा नामित कैंडिडेट्स हार गए। तो उनका हशर क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली में बुलडोजर चलाया गया। 1000 से ज्यादा जो वकीलों के ऑफिसेज थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया, जमींदोज कर दिया गया। और जब उन वकीलों ने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के पास अपना प्रोटेस्ट जा करके किया तो उन पे लाठीचार्ज हुई, गोली चलाई गई और उसमें 90 वकीलों को, आप सोचिए 90 वकीलों का यह हालत है, मीसा के अंदर बंद कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंदर बंद कर दिया गया। उनको दिल्ली सुंदर करनी थी, देश की भावना का विचार उनके मन में नहीं था, उसको वो संवेदना से नहीं समझते थे। तुर्कमान गेट की घटना भी याद दिलाना चाहता हूं अपने युवा साथियों को आपके माध्यम से। तुर्कमान गेट को, जो दिल्ली गेट के पास है, दिल्ली का हार्ट है, उसको वो सुंदर और साफ करना चाहते थे। किस कॉस्ट पर? कि वहां पर जो बसे हुए लोग हैं उनको हटा करके 20 से ज्यादा बुलडोजर वहां सुबह भेजे गए अप्रैल में। और जब वहां पर बुलडोजर चला
तो वहां के बच्चे, महिलाएं, सभी नागरिक ने इकट्ठे होकर के उसका विरोध किया। उस विरोध के फलस्वरूप लाठी चली, चोट लगी। उस दिन तो वो बात टली, लेकिन कुछ दिनों के बाद डबल फोर्स के साथ वहां पर बुलडोजर्स पहुंचते हैं और वहां पब्लिक के ऊपर गोली चलाई जाती है। आप सोचिए, केवल दिल्ली को सुंदर करने के लिए एक तानाशाह की मानसिकता, इंदिरा गांधी जी के पुत्र संजय गांधी की मानसिकता, जिसको कोई अनुभव नहीं प्रशासन का, सिर्फ ये दंभ और अहंकार कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूं, गोली चली, 150 से ज्यादा बच्चे, महिला, पुरुष मारे गए। ऐसी मानसिकता को आज देश को उजागर करने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा अभियान कि मैं देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर दूंगा, जो ये मैं दंभ तानाशाही मानसिकता जो उन्होंने नसबंदी का अभियान चलाया, हजारों लाखों लोगों की जबरन पुरुषों की नसबंदी कर दी गई। बहुत से पुरुषों ने उस समय इस बात के शर्म के कारण आत्महत्या कर ली। सुल्तानपुर, जो कि रायबरेली के पास का जिला है, वहां के लोगों ने जब इस बात के लिए प्रोटेस्ट किया तो वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोली चलाई गई। 25 लोग गोलियों से मरे, सिर्फ इसलिए कि मुझे देश की जनसंख्या को कंट्रोल करना है। संविधान को तार-तार किया गया। ऐसी मानसिकता उस समय की तानाशाहों की थी। बड़े बड़े नेताओं को, ग्वालियर की राजमाता सिंधिया जी को मानसिक रोगी महिलाओं के साथ, वैश्याओं के साथ एक कमरे में रखा गया। जयपुर की जो महारानी थी गायत्री देवी जी, उनके साथ भी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। जेल के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स कैदियों को मिलने चाहिए, उसके बारे में तो सोचना ही उस समय पाप लगता था। यहां जो विरोध का, दमन का जो सिलसिला चला, तो उसने उस दौरान लाखों लोगों को अकारण मौत के घाट उतारा, जेल में रखा, जेल में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। देश के वरिष्ठतम नेता, चाहे वो जयप्रकाश नारायण जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, शांता कुमार जी हों और मुरली मनोहर जोशी जी हों, राजनाथ जी हों, समकक्ष नेता और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता उस समय जेल में ठूसे गए थे। यहां तक कि राजनाथ जी की माता जी का देहांत हुआ, उनको जेल से उनकी अंत्येष्टि के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी। जो HR खन्ना जस्टिस थे, उन्होंने जब इस सरकार के खिलाफ निर्णय दिया तो उनको मुख्य न्यायाधीश बनना था, पर उनसे 3 स्टेप जूनियर जस्टिस साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और जस्टिस खन्ना को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि उन्होंने सरकार के खिलाफ आदेश किए थे। और तो और संविधान की जो मूल भावना लोकतंत्र और स्वतंत्रता की है, इसको नष्ट करते हुए संविधान के अंदर ऐसे ऐसे संशोधन किए गए। संसद पंगु हो चुकी थी, विपक्ष था नहीं, मीडिया किसी बात को भेज नहीं सकता था। जो घटना तुर्कमान गेट की हुई और सुल्तानपुर की हुई, वो अखबारों में नहीं आई, वो रेडियो पे नहीं आ पाई। सुल्तानपुर के लोगों को दिल्ली के लोगों के बारे में जानकारी नहीं हुई। दिल्ली और देश के लोगों को 150 लोग सुल्तानपुर में जो मारे गए, वकीलों को जो मीसा में बंद किया गया, उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। ऐसी बर्बरता उस समय 19 महीने लगातार चली। और जो 39वां और 42वां संविधान का संशोधन था, अलोकतांत्रिक संशोधन था, जिसके तहत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, ऐसा कानून बना दिया गया। और केवल उनके ऊपर बात ना आए, प्रधानमंत्री पे, इंदिरा गांधी जी पर, इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी उसमें इंक्लूड किया गया।
संविधान का जो प्रिएम्बल है, जो कि संविधान सभा ने 1100 घंटे से ज्यादा की डेलिब्रेशंस के बाद बनाया था, प्रिएम्बल को बदला गया, आर्टिकल 14 को बदला गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए। और इसके अलावा 38वें संशोधन के तहत जो आपातकाल की घोषणा है उसको न्यायिक जांच से भी परे कर दिया गया। मतलब न्यायालय को भी पंगु बना दिया गया, चाहे वो डरा के धमका के, चाहे वो संविधान में असंवैधानिक संशोधन करके न्यायालय को, न्यायपालिका को सुप्त कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपातकाल के कारण अगर किसी की मृत्यु, किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। मैं देश के युवाओं को बताना चाहता हूं कि आज दो लोगों का आपस में कोई विवाद होता है तो आदमी नॉर्मली ये बात करता है कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट में जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। देश में संसद क्या पास कर रही है इसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। और तो और किसी परिजन को गोली से सरकार मार दे तो भी वो न्यायालय में नहीं जा सकता। इस तरह की बर्बरता आज देश को समझने की जरूरत है। इस बात की रेलेवेंस है आज आपातकाल को, संविधान हत्या दिवस को समझने की जरूरत है देश को। जब घमंड और दंभ बहुत होता है तो प्राइड हैज ए फॉल, एक इंग्लिश की कहावत है, घमंड का सिर नीचा होता है। उस समय के चाटुकारिताओं ने इंदिरा गांधी जी को यह समझा दिया कि अब देश बहुत सुधर गया है, संभल गया है और आपकी सब बातों को बहुत अच्छा मान रहा है। उन्होंने चुनाव की घोषणा करी। 77 में जो चुनाव होता है तो उस चुनाव के बाद मुझे उस समय मैं भी 11 वर्ष का था 1975 में, तो मुझे जो याद है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर पे रात को एक संघ के बहुत वरिष्ठ अधिकारी 11-12 बजे आते थे, सुबह 4 बजे जाते थे। तो मेरी ड्यूटी थी कि उनको दरवाजा खोलना है, बंद करना। मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे, उनके ऊपर भी अत्याचार होने शुरू हुए थे। तो ये सब स्मृतियां आज देश में रहें, इसलिए इस बात की रेलेवेंस है। सरकार 1977 में कांग्रेस बुरी तरह से हारती है। उन दिनों तो ना सोशल मीडिया था, रेडियो बंद था, रेडियो सरकार के हिसाब से चलता था। सुबह 4 बजे जब दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर के बाहर जो परिणाम आ रहे थे, जब उसमें इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी, संजय गांधी चुनाव हारे, कांग्रेस धूमिल हो गई, उत्तर प्रदेश में 0 सांसद, बिहार में 0 सांसद, और गुजरात ने तो 1975 में इमरजेंसी लगने से पहले, क्योंकि 74 में गुजरात में भी आपातकाल लगाया गया था, जब वहां पर इलेक्शन हुए थे 75 से पहले, तो कांग्रेस सरकार वहां हारी थी। वो ट्रेलर था जो पूरी फिल्म देश की जनता ने 1977 के आम चुनाव में दिखाई, जिसमें कांग्रेस नेस्तो नाबूद हुई। कांग्रेस की उस मानसिकता को देश के लोगों ने तहस नहस किया और बताया कि देश की आत्मा लोकतंत्र में है। उस समय जो जनता पार्टी की सरकार मोरारजी भाई देसाई जी के प्रधानमंत्रीशिप में बनी थी, उन्होंने एक शाह आयोग का गठन किया था। उस शाह आयोग ने आपातकाल में जो कुछ भी हुआ उसको रिपोर्ट करने का काम उनका था। आपातकाल लगाने का कोई औचित्य नहीं था, ऐसी रिपोर्ट शाह आयोग ने 1980 से पहले दी थी। जब 1980 में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आती है तो भी उनकी दमनकारी नीति बदलती नहीं है, उनकी सोच बदलती नहीं है। उन्होंने उस शाह आयोग की रिपोर्ट को नष्ट किया और नष्ट करके ये कहा कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। आज की भी बात देखेंगे, मैं अगर आपको जवाहरलाल नेहरू जी की भी मानसिकता बताऊं, जो परिवार की मानसिकता है, उन्होंने संसद में कहा था, जनसंघ उस समय मुख्य विपक्षी पार्टियों का मुख्य दल था, कि मैं जनसंघ को मिट्टी में मिला दूंगा। मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को, विपक्ष को मिट्टी में मिला दूंगा।
उस समय के जनसंघ के नेताओं ने संसद में कहा था कि हम, सोचिए फर्क देखिए, वहां मैं था यहां हम है, हम आपकी इस सोच को मिट्टी में मिलाएंगे, जो कि जाकर के 1977 के आम चुनाव में हो पाई थी। आज भी आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो कुछ भी चलता है, कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, वहां पर आदेश गांधी परिवार से आता है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। अगर वो अपने गठबंधन के साथ कोई मीटिंग करते हैं तो वो सोनिया गांधी जी के घर पे होती है। आज तक भी इनकी तानाशाही की मानसिकता खत्म नहीं हुई है। मित्रों, अंत में मैं एक दो बातें कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज भी जब कांग्रेस के नेताओं से पूछते हैं, बात करते हैं, या कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कोई पोल खुलती है, तो उस समय कांग्रेस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में है। संसद के अंदर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे रहे हैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, और ये पौने घंटे तक वेल में आकर के नंगा नाच करते हैं। ये मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की बनी है। आज तक भी इन्होंने देश से, कांग्रेस ने आपातकाल के लिए माफी नहीं मांगी है। जब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंदिरा गांधी जी की जब हत्या होती है तो उसके बाद उस समय राजीव गांधी जी कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो जो उस समय एंटी सिख रॉयट हुए थे दिल्ली में, देश में जिंदा जला दिया गया था सिख बंधुओं को, तो उसके बारे में भी राजीव गांधी जी का ये कहना था। ये उनकी तानाशाही मानसिकता दर्शाता है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जलजला आता है। आज तक कांग्रेस के नेताओं ने, गांधी परिवार ने इतनी बर्बरता की माफी, आपातकाल की माफी देश से नहीं मांगी है। ये इनकी मानसिकता है। मित्रों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपके माध्यम से आज देश को हम उस काले अध्याय की स्मृतियों को ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो कि देश की एक मौलिक सोच है लोकतंत्र की, जिसका गला उन 19 महीनों में घोटा गया था। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई थी, और आप लोग यहाँ पर अच्छी संख्या में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत, मैं आपको, हालांकि ये विषय नहीं है पर फिर भी जरूर इस विषय में बात करूंगा कि पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में 17 करोड़ से अधिक नए रोजगारों का सृजन हुआ है। ये आंकड़ा सरकार का है, और चाहें तो उसमें 9.5 करोड़, क्योंकि जो भी नया व्यक्ति रोजगार में आता है उसको अपने प्रोविडेंट फंड में रजिस्टर करना होता है, जो कि हम ऐसा मानते हैं 80% लोग करते हैं, सिर्फ 20% नहीं करते। उसका अकेले का प्रोविडेंट फंड में उनके रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 9.7 करोड़ का है। और जो सृजन नौकरियों का नए व्यापार और नए बिजनेस में आने के कारण हुआ है, जो विश्व का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम बना है स्टार्टअप, उसने अकेले ने 17 लाख नौकरियां पैदा की हैं। आज का युवा मोदी जी के राज में केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बना है। मेरे पास रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा, ताकि मैं ये सारी बात देश के समक्ष रख सकूं। केवल रोड ट्रांसपोर्ट ने पिछले 5 वर्षों में 650 करोड़ मैन डेज, 650 करोड़ ऑफ मैन डेज का रोजगार सर्जन किया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंड्यूस्ड। ये हमारे रोजगार का रिपोर्ट कार्ड मैं पूरे देश को आपके माध्यम से देना चाहता हूं।